कार्रवाई लेजिस्लेशन तो हाउस के अंदर होता है, स्पीकर की कुर्सी के ऊपर होता है। तो ये स्पीकर जो था, डिप्टी स्पीकर, ये भाग के तो चला गया विजिटर्स गैलरी जहां विजिटर बैठे होते हैं। अब विजिटर से माइक पकड़ के इसने ये सारा इलेक्शन करा के सैबोटाज किया और वो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो कौन कहता है जी कि वो आईनी बयान है, सूबे के बगैर चल रहा है। सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है गुलजार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। तो उन्होंने जो बेहुरमती की है उनका हुक्म ना मानते हुए क्या हम डे टू डे अपना असम्बली की लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते? वो हमें पुलिस ने करानी है या किसने करानी है? अदालतों ने करानी है तो हमें बता दें, हम कुछ भी नहीं करते। वो इधर आ जाए, फिर वो आईजी जो इधर आके पेश हो गए, सारी असम्बली से माफी मैंने मंगवाई, और आज क्या हुआ है? आज वो आईजी पूरी असम्बली की तौहीन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में आज शामिल होंगे ताहिर खलील सिंधु, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून पंजाब से है, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे कंवर दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब के हल्फ का तनाज़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आइनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब को पाबंद किया था कि वो आज तक यानी 28 अप्रैल तक खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए वज़ीर आला से हल्फ लें, लेकिन फैसले के बावजूद ताहाल तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं हो सकी। पीटीआई और काफली का मौक़िफ़ है कि अदालती फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। हल्फ की मियाद मुकर्रर करना सदर मुमलिकत और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। आज स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने पीटीआई रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वज़ीर आला के इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार किया और कहा कि ये इलेक्शन हुआ ही नहीं, इसमें आइनी नक़ाइस रह गए हैं। जब तक नया वज़ीर आला हल्फ नहीं उठाता तब तक उस्मान बुज़दार ही काम करेंगे। दूसरी जानिब मुबैना आइन शिकनी के मामले पर वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। आइन से इन्हिराफ पर सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर किया जाएगा और जिसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसी मुनासबत से आज के पैनलिस्ट के सामने सवाल ये रखेंगे कि आइनी बहरान की बात आर्टिकल 6 तक आन पहुंची है, क्या मुल्क इंतशार की तरफ बढ़ रहा है? ताहिर खलील सिंधु साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। यही बात कि क्या मुल्क इंतशार की तरफ बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज हल्फ ले लेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका, एक्सप्रेस टीवी का, आपका भी संधु साहब। मैं समझता हूँ कि ये इंतशार की तरफ बढ़ नहीं रहा, बल्कि इन्होंने इंतशार में इसको डाल दिया है। आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुप्रीम होता है और कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि ऑनरेबल जस्टिस शाइख उस्मानी साहब साथ हैं, कंवर दिलशाद साहब साथ हैं, हमारे उस्तादों में से हैं कि जब लॉज वेरी क्लियर, आर्टिकल 130 सब आर्टिकल जो 5 है कि जब भी होगा गवर्नर जो है वो, उसके पास तो रिफ्यूज़ल की पावर ही नहीं है। वो तो शेल का लफ्ज़ मैंडेटरी इस्तेमाल करेगा और जब भी होगा इलेक्शन उसको रिपोर्ट जाएगी डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की तरफ से जिसने भी इलेक्शन कंडक्ट करवाया है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो उनका ओथ ले लेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 25, 26, 28वां दिन है कि एक सूबा बगैर सीएम के, बगैर कैबिनेट के चल रहा हो। ये किसी मुल्क में, किसी महज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जिद आड़े आ रही हैं और ये सरीहन जो सब वर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और देयर आर सो मैनी जजमेंट्स जो है इस पर हैं। जो अपना मुस्तफा एपेक्स केस है 2016 का, सुप्रीम कोर्ट का, पेज 808, और वो भी इसी बात पे है और ये बार बार उस पर जा रहे हैं। पहले हमारा जो इलेक्शन था सीएम का, वो भी हाई कोर्ट ने करवाया। पहले चीफ जस्टिस ऑनरेबल अमीर हुसैन भट्टी साहब ने उस पर ऑर्डर दिया, फिर डीबी के पास गया, उन्होंने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन हो गया, वो सिक्योर्ड 197 वोट, हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। और अब जो है वो हलफ के लिए कह रहे हैं कि वो उस वक्त होता है कि इनकार तो ये है ही नहीं कि अगर गवर्नर जो है वो किसी तरीके से भी है वो अपना अनएबल हो या मुल्क से बाहर हो या कोई ऐसा मसला हो या अनसाउंड माइंड हो जाए, पागल हो जाए, तो फिर वो कहते हैं कि वो पागल हो गया था, उससे हलफ नहीं ले सकते, वो अपना वो जो गवर्नर है वो पागल है। इस हवाले से, तो इस हवाले से ये बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। ये सरीहन आइन की आर्टिकल 6 है, ये डायरेक्टली उन पर लागू होगा और डेफिनेट होगा, क्योंकि ये सब वर्शन है। हमें कहते हुए भी डर लगता है आर्टिकल 6, लेकिन क्या करें, क्योंकि उसमें उसकी जो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ वेरी क्लियर कि सबसे पहले आप जब आप मुंतखब हो जाते हैं, और इवन 132 आर्टिकल का उन्होंने आइन पाकिस्तान का, वो भी ये कहता है कि पहला काम सिर्फ ये होगा कि आप स्पीकर अपना चीफ मिनिस्टर से और कैबिनेट से है ओथ लेंगे। तो ये बार बार रुकावटें डाल रहे हैं। आज रात 12 बजे का टाइम है, लेकिन जिस तरह के इनके लक्षण है और जिस तरह के इनका तरीक़ेकार है, मुझे लगता है कि आज भी ये हलफ नहीं लेंगे और इसके बाद हमें फिर दोबारा कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है।
जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब एक बार फिर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आईन से इनहराफ पर सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर अहम शख्सियात पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से उनके ऊपर एक केस जो है वो दायर करने की बात की जा रही है। इसके बाद आपको लगता है कि अगर एक और नौयत का एक और केस सामने आ जाता है तो फिर ये जो इस वक्त आईनी बहरान है उस पर हम देखेंगे कि कोई हमें सम अप होती हुई सिचुएशन नजर आएगी? 6 जो है वो हाई ट्रीजन की बात करता है, और ये जो मामला है पंजाब का, ये एक दूसरी चीज़ है जो कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 के तहत ये लाजिम है कि गवर्नर जो है वो ओथ दे जो भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होता है, ये लाजिम है उस पर। उसके अपने सवाबदीद की बात नहीं है वहाँ पर। वो खुद नहीं ये फैसला कर सकता कि वो इलेक्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है। जो इलेक्टेड हुआ है उसको उसने उसको ओथ देना ही देना है। अब ये कि जो मैंने अभी सुना था आप शुरू में जो बातें शायद परवेज इलाही साहब जो भी कह रहे थे कि वो तो इलेक्ट ही नहीं हुआ, तो अब ये चीज़ जो है, जब ये तो अब लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये चीज़ गई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने इस चीज़ को एग्जामिन किया, वहाँ पे इन सबको नोटिस थी और ये सब वहाँ पेयर हुए थे। ये चीज़ उनको लाहौर हाई कोर्ट के सामने बयान करनी चाहिए थी। नेचुरली उन्होंने ज़रूर कही होगी, और उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये इनको ओथ दे दिया जाए आज। तो इसमें तो मेरे ख्याल में इनको कोई गुंजाइश नहीं है गवर्नर साहब को कि वो किसी तरीके से इससे इनकार कर सकें। अगर वो इनकार करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कानूनी तौर पर शुरू हो सकती है। उनके आर्टिकल 106 की जो बात आप कर रही हैं, वो आर्टिकल 106 जो मैंने आपसे कहा कि वो हाई ट्रीजन के मुतालिक है, और हाई ट्रीजन भी जो डिफाइन किया गया है वो उसमें ये है कि एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो खैर यहाँ पे ये तीनों चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। ना एब्रोगेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ना सबवर्ट किया गया है, ना इसको सस्पेंड किया गया है। यहाँ पे जो हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वायलेशन हो रही है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये तो हर रोज होता रहता है, मुल्क के अंदर वायलेशन होती है उसकी, तो उसके लिए जो अकॉर्डिंग टू लॉ उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होगी। अब क्या प्रोसीडिंग्स होगी वो तो बाद में देखना है, लेकिन मेरे ख्याल में आर्टिकल 6 का लगना मुश्किल नजर आता है, ये बड़ा डाउट। ठीक, शाइक उस्मानी साहब थोड़ी सी रहनुमाई ये भी कर दीजिएगा। अभी आपने कहा परवेज इलाही की, बिल्कुल हमने शॉर्ट चलाया था जिसमें वो यही कह रहे थे कि वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम नहीं करते, जिस तरह से इलेक्शन हुआ है वो इस इलेक्शन को भी नहीं मानते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त नौमुंतखब वज़ीर आला की कानूनी पोजीशन क्या है? देखिए, मुंतखब वज़ीर आला तो वो हैं, चूँकि जो डिप्टी स्पीकर को कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इलेक्शन कराएं, और वो कोर्ट के ऑर्डर पे डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कराया। और वो किस तरह से इलेक्शन हुआ, वो कह रहे हैं कि जी वो स्पीकर जो विजिटर्स गैलरी में खड़े होकर के उन्होंने वहां से इलेक्शन, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्यों हंगामा हो रहा था, मार पिटाई हो रही थी। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वहां से हटना था ना, ये तो जरूरी नहीं था कि सब चीज इन ऑर्डर थी। इन ऑर्डर तो नहीं थी, वहां पे तो अजीब गहमा गहमी थी। तो उस सूरत में अगर डिप्टी स्पीकर जिसको के ऑर्डर था कोर्ट का कि वो इलेक्शन करवाए, अगर उसने इलेक्शन करवाया, चाहे विजिटर गैलरी से करवाया या कहीं और से करवाया, अगर उसने करवाया तो उसका बिल्कुल हक बजानिब है। और उसके जो मेजॉरिटी उसने डिवीजन भी की, जो मेजॉरिटी वोटर्स को काउंट भी किया गया, और ये बाद में आया भी कि उनके पास मेजॉरिटी थी। तो इस सूरत में वो इलेक्टेड हो गए हर सूरत से। और ये चीज़ दूसरी दफ़ा जब लाहौर हाई कोर्ट के पास गए तो उस वक्त भी ये चीज़ आगी हुई होगी। तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर गवर्नर साहब नहीं करेंगे तो अपना करियर, अपनी ज़िंदगी तबाह कर दें। ठीक है, मैं आपकी जानिब आऊँगी ताहिर खलील सिंधू साहब। हम आपसे फिर यही जानना चाहेंगे कि वज़ीर आला पंजाब का जो मामला है और हल्फ बर्दारी का जो मामला है, ये इतना मुतनाज़ा क्यों हो गया है? इसमें जी ज़िद और अना जो है वो सामने आ रही। काबिल एहतराम है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो ही हिमसेल्फ वाज कैंडिडेट, और इसी वजह से चूँकि वो कैंडिडेट थे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट के डबल बेंच ने, पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, फिर ऑनरेबल जो 2 जजेस थे डीबी में,
जिन्होंने ये फैसला दिया कि चूँकि वो खुद कैंडिडेट लिहाजा डिप्टी स्पीकर जो है, और डिप्टी स्पीकर ने वोट भी नहीं डालना होता चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, उसका काम सिर्फ इतना है कि उसने वहाँ पे जो लॉबीज़ हैं उसको दो हिस्सों में मतलब कर देना है कि एक तरफ अपोजिशन जो भी देने चाहते हैं हमजा शहबाज शरीफ को वोट, एक तरफ जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देना चाहते हैं वो दोनों बाहर चले जाते हैं अपना गैलरीज में और साथ जाते जाते अपनी हाजिरी लगवाते हैं अपना कार्ड दिखा के असम्बली का। अब ये ज़िद में आ गया जी मसला, मैं हमें तो बड़ी हैरानगी है और ख़ास तौर पे मैं हैरान हूँ जो ऑन बोर्ड ने लिखा है कल जो 28 वाले फैसले में भी कि उन्होंने तो सदर मोहतरम को, वो ऑनरेबल सदर साहब वफाक की अलामत है, इसी तरह गवर्नर जो है वो भी वफाक की अलामत है पंजाब में। तो अब वो बिल्कुल बज़िद हो गए हैं और उनको बार बार कहा जा रहा है, और उस दिन भी यही था, आज भी यही था। आज इन्होंने इजलास बुला के, हालांकि आर्टिकल 54 कहता है जो भी कि जब आप इजलास बुलाते हैं तो फिर रूल्स ये कहते हैं कि कार्रवाई के बगैर आप मुअत्तल नहीं कर सकते। जो सब आए हैं बाहर गाड़ी में खड़े हुए हैं और बाहर से इजलास, असम्बली के अंदर भी नहीं गए, बाहर खड़े हुए अपनी पराडो में और उधर से खड़े होकर कह दिया जी मैं इजलास मुलतवी करता हूँ। मतलब टोटल इलीगल हो रहा है, टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। और सब वर्शन इसमें आती है, देखिए एक आइन मौजूद है, अगर उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नर का होता जो आइनी होता है और गवर्नर साहब आइनी काम नहीं कर रहे, वो कहते जी मैं ओथ नहीं लूँगा जी मैं ये, उनको कहा चीफ जस्टिस साहब ने लिखा, सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखे हैं कि मैं उसमें बड़ा सजेस्टेड, एडवाइज्ड एंड प्रपोज्ड कि प्रॉम्प्टली जो है वो इस पर जो हालत बर्दारी, और प्रॉम्प्ट का मतलब सिंपल यही होता है कि डन विदाउट एनी डिले। तो इसके बावजूद भी चीमा साहब, मैं हैरान हूँ कि चीमा साहब उमर सरफराज चीमा एक बुनियादी रुकन है PTI के बड़े पुराने, लेकिन वो क्यों इससे जस्ट लाइक ऑनरेबल जस्टिस साहब ने फरमाया है कि वो अपना इस तारीख में अपने नाम स्याह रूप में क्यों लिखवाना चाहते हैं, लेकिन एक जिद आड़े आ रही है बार बार। आप देखिए पहले सदर अलवी साहब ने और पहले ओथ नहीं लिया, वो कहते जी मैं बीमार हो गया हूँ, लेकिन अभी आज उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का भी ओथ लिया है, इससे पहले दूसरे लोगों का ओथ लिया है, फिर आज मुसद्दक मलिक साहब का लिया है ओथ, कल बिलावल भुट्टो साहब का लिया है। तो यहाँ पे ये जो मतलब जानबूझ के वैक्यूम पैदा किया जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना बताएं, ऑनरेबल जस्टिस साहब साथ हैं, कि आज अगर लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब में कोई सूरत बन जाती है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? इवन चीफ जस्टिस पंजाब ने कहा कि मैंने 3 मीटिंग्स बुलाई और आगे से जवाब है कि क्योंकि पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं है, लिहाजा इस वास्ते हम जो है वो हम आपके पास नहीं आ सकते। तो इतना बड़ा वैक्यूम, क्योंकि पंजाब का 11.5 अपना करोड़ 12 करोड़ का सूबा है और उसमें अब इलेक्शन जो हो चुका है, वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, चूँकि मैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ लॉ और मैं इसमें वन ऑफ द काउंसिल भी हूँ, ठीक है, कि तो मतलब इस तरीके से ये इसको वैक्यूम और ख़ास तौर पे खिलाफ पैदा कर देना और लोगों के सामने गवर्नमेंट ही ना होना, और सदर मोहतरम की ये जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो है इसको करें, अपना उसको गवर्नर को हिदायत दें, हाँ पॉसिबल इस मामले को हल करने की कोशिश की जाए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब एक्सपर्ट्स का हिस्सा बनने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उन्हें नून लीग का एजेंट भी करार दिया जा रहा है, जानिबदारी का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो कितने दुरुस्त हैं? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो तमाम बयान जो आए हैं, जो तज़हीक की है, तदलील की है, इलेक्शन कमीशन के इदारे को चैलेंज किया है, तो उन्होंने चेयरमैन नेपरा से कल रात को तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है, और जिसमें उन्होंने इमरान खान का नाम है और इस तरह इस लेटर एजाज अहमद साहब का नाम भी है, और इसी तरह जो है खुर्रम शेर ज़बान साहब जो हैं उसके सिंध के सूबाई असम्बली के मेंबर, और हलीम आदिल साहब, ये 4 जो हैं इनके बारे में रिकॉर्ड तलब कर लिया है उन्होंने पैमरा से। और पैमरा से रिकॉर्ड तलब करने के बाद वो ऑडियो और वीडियो को तमाम उसकी चेक करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे। इसके बाद वो 4 के खिलाफ इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 और इसी तरह हमारा आर्टिकल 204 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, और इसी तरह आर्टिकल 63(1)G इसमें अदलिया और इलेक्शन कमीशन और अफवाज पाकिस्तान के बारे में अगर तज़हीक अमेज इस्तेमाल लफ्ज करे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ये 4 जो है इस तमाम आइन का देखेंगे और इसके बाद वो शौकात नोटिस जारी करेंगे और शौकात नोटिस में से जवाब तलबी करेंगे कि आप इसका सबूत पेश करें। अगर वो सबूत पेश ना कर सके, ज़ाहिर सबूत तो कोई नहीं है ना, आप प्लांटेड हैं, एजेंट हैं, इस तरह की बातें जो की जाती हैं, तो वो जब सबूत पेश नहीं कर सकेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास नहीं, तो कंटेम्प्ट कोर्ट के हवाले से तो वो कंटेम्प्ट लग जाएगी और कंटेम्प्ट में साहब को सजा दी जा सकती है। सजा के 2-3 तरीके हैं। 2-3 तरीके ये है, पहली बात ये जब सबूत पेश नहीं कर सकेंगे तो इनको सजा दी जाएगी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जैसे कि यूसुफ जरदारी को दी गई थी।
और टिल द राइजिंग कोर्ट में सजा 30 सेकंड के देते, साथ ही 5 साल के लिए नाइल प्राण दे दिए जाएंगे। कोई जेल नहीं भेजना, कोई बात नहीं करना, बाद में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाएं, जहां मर्जी जाएं, तमाम दरवाजे खुले हुए इंसाफ के, लेकिन सजा वो देने के मजाज हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी रिट बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आइंदा इंतखाबात भी हो रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन भी होने वाले हैं, अपनी रिट को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा सख्त कदम उठाना है। और इस दफा जो है आप देखेंगे कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर जो है शौकत नोटिस जारी किया जाएगा, तलब किया जाएगा। अगर वो तलब ना हुए तो सेक्रेटरी वजारत दाखिला को हुक्म दिया जाएगा कि आप इन मुलजिमों को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। तो सारे मामला हैं। आर्टिकल 222 से हमारे दोस्त जो शाख साहब बैठे हुए, पता है आर्टिकल 222 कितनी पावरफुल है। आर्टिकल 222 वही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद आर्टिकल 190 है। तो वो तमाम इदारों को जिसको चाहे अपनी मामलत के लिए तलब कर सकते हैं, ये उनको आइन और कानून ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। और इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी रेट बरकरार रखने के लिए हमारे ख्याल में नाक़िस राय में दुरुस्त भी है, गलती हो सकती है, उनकी इलेक्शन कमीशन की मर्जी के पर है, लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में सब्र का पैमाना लेवरेज होता जा रहा है और वो सख्त एक्शन लेंगे। और वो एक्शन लेंगे कि आप भी देखेंगे, बाकी सियासी पार्टियां भी देखेंगी। ठीक है, इसी से मुतालिक आपसे एक और सवाल है कंवर दिलशाद साहब। एक तरफ तो हम यही देख रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी धड़ाधड़ इल्जामात सामने आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं तभी मुतालबा भी कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाए। तो जिसके ऊपर आपको एतमाद ही नहीं है, अगर उसी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सरपरस्ती फौरी इलेक्शन का इनेकाद हो जाता है तो क्या फिर वो इनके नताइज को मानेंगे? और आपको लगता है कि सारी सूरत हाल में इलेक्शन मुमकिन हो सकेगा? इलेक्शन तो बात की बात है ना। पहले तो इन्होंने जो कंटेप्ट कोर्ट का जवाब देंगे ना, पहले तो वो जो कोर्ट ऑफ कंटेप्ट को जारी किया जाएगा, शोकल में जारी किया जाएगा, इसे सबूत तलब किया जाएगा। आप हैरान होंगे, ये इतने दलेर और बहादुर हैं ये कि मैंने देखा है, मैं सबके सामने आपके बता रहा हूँ मैं आपको। आज उस स्वाति ने क्या क्या बातें की थी, यानी नजर आतिश कर देंगे, आप एजेंट हैं, आप पैसे लेते हैं, पैसे खाते हैं। इसी तरह फवाद चौधरी साहब, फरजंद जेलम, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की। लेकिन जब इलेक्शन के पाकिस्तान ने शो का नोटिस जारी किया और उनको ये कहा कि नेक्स्ट हियरिंग पे आपने आना पड़ेगा, झंडे वाली गाड़ी में आएंगे और बगैर झंडे के वापस जाएंगे, ये जब रिवाज उनको दिए गए तो उन्होंने दूसरे दिन ही आके जब माफी मांगी, हाथ जोड़ के माफी मांगी, जैसा जो हिंदू मात्र भी करते मंदिर में खड़े होकर, ऐसे माफी मांगी उन्होंने कि सर माफ कर दें, हमारे माँ बाप की तौबा, हम आइंदा नहीं करेंगे। तो तब इलेक्शन कमीशन ने माफ कर दिया। आजम स्वाति साहब अपने पॉइंट पर डटे हुए हैं, उन्होंने आज तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की शान में कोई बात नहीं कही। फवाद चौधरी साहब हल्की फुल्की यूनिवर्सिटी कर जाते हैं, लेकिन शेख रशीद साहब ने कल बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को मैं जानता हूँ, ये सेक्रेटरी रहे हैं रेलवे डिवीजन के, तो इनको दबाव में नहीं लाया जा सकता। और इन जैसा ईमानदार और दयानतदार पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मैंने ऐसा ब्यूरोक्रेट नहीं देखा। तो ये जनाब शेख रशीद साहब के भी बड़े खूबसूरत नमाज, बड़े अवामी आदमी हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी कहा ये दबाव में नहीं आएंगे। तो इलेक्शन को, जहाँ तक इलेक्शन ताल्लुक है, तो हमें जो नजर आ रहा है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है, इलेक्शन आपकी अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होने। ठीक, ये हम बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं कि इलेक्शन 2 अक्टूबर 2023 में होने। 18 अगस्त को असम्बली डिसॉल्व हो जाएंगी, केयर टेकर सिस्टम आ जाएगा और वो 60 दिन में इंतखाबात जो करवा देंगे, तमाम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और इलेक्शन आपका अक्टूबर 2023 या नवंबर 2023 से पहले नहीं होता। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर हम छोड़ कर गए थे, लेकिन ताहिर खलील सिंधू साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी कि हम बात कर रहे थे पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, हलफ के हवाले से, अगर ये हल्फ बर्दारी की तकरीब आज भी नहीं होती है तो फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? जी शुक्रिया। मैं बल्कि आपको कह देता हूँ कि 12 बजे तक इन्होंने जो आज रात उन्होंने कहा था ऑन और बिफोर 28, तो 12 बजे टाइम ख़त्म हो जाएगा। हमें पता है कि इसने हलफ नहीं लेना, उमर सरफराज चीमे ने, ही इज़ लॉयल मोर देन किंग।
तो हमने जो उसके लिए पटिशन है, ऑनरेबल अशतर साख साहब हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और साथ दूसरे खालिद साख साहब और सारे एडवोकेट, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट कर ली है। पटिशन हमारी तैयार है, कल हम जाएंगे कोर्ट में ताकि जो कोर्ट के आर्डर है उस पर इम्प्लीमेंट हो। ये इंटर कोर्ट में भी गए हैं लेकिन मुझे लगता है वो इन लिमनी इब्तदाई तौर पर वो खारिज हो जाएगी, चूँकि उसमें कोई ऐसा कोई स्टांस ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो ये एजम्पशंस पे गवर्नर, देखिए गवर्नर का सिर्फ इतना रोल है कि उसको रिजल्ट्स जो हैं वो भेज दिए गए हैं और उसने आगे से सिर्फ मास्टर, ही इज़ ओनली मास्टर ऑफ द सेरेमनी, उसने ओथ लेना है। और वो मैं हैरान हूँ कि वो क्यों बार बार 3 दिन, पहली दफ़ा वो अस्पताल गए हैं, 3 दिन अस्पताल वो भी रह के आगे, इसके बावजूद मामला वहीं का वही है। या तो फिर वो बाहर चले जाएं, फिर स्पीकर साहब ये नहीं हलफ ले सकते क्योंकि ये खुद कैंडिडेट है। तो मेरा ख्याल है कि फिर डिप्टी स्पीकर को हलफ लेना पड़ेगा, लेकिन हलफ तो होगा। ये आइन का जो हम वैक्यूम है, ये खला ये नहीं पैदा हो सकता। जिस तरह अभी ऑनरेबल हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है अपना कंवर दिलशाद साहब, इसी तरह ये देखें ना, मतलब अगर इनकी हुकूमत हो तो सब कुछ ठीक है, यही हो तो सब कुछ ठीक है। अभी इनको चूँकि पता है कि इनके केसेस खुलने हैं, जिस तरह गोगी का केस खुला है, अभी और बहुत सारे केस खुलने हैं, और अभी जिस तरह उसके जो मतलब 86 पता नहीं कितने मिलियंस रुपीज़ हैं जो उसके अकाउंट में, 84-80 करोड़ 70 लाख रुपए या 7 लाख रुपए उसके अकाउंट में हैं। और ये सारे पैसे बड़े हैं इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बना और बुज़दार साहब जब चीफ मिनिस्टर बने हैं। और आप देखेंगे, मैं आज पेशन को ही कर रहा हूँ कि वही फ़र्क होगी और यही उस्मान बुज़दार ये वादा मुआफ़ बनेंगे इनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और जो साबका खुद अव्वल है। ठीक है, एक बड़ा बयान दे रहे हैं आप साहब। चल ठीक है, हम जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आज भी अगर हल्फबर्दारी की तकरीब नहीं होती तो फिर कानूनी तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, और गवर्नर पंजाब कब तक वज़ीर आला से हल्फ लेने से इनकार कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ऑर्डर बड़ा क्लियर है लॉर्ड हाई कोर्ट का कि आज उसका वोट लेना है, और प्रेसिडेंट साहब ने भी अपनी जान छुड़ा ली, ऑर्डर दे दिया उनको, गवर्नर साहब को, कि आप कानून के मुताबिक वोट लें। तो जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी भी सपोर्ट गवर्नर को नहीं है। अब अगर गवर्नर अभी वोट नहीं देता तो फिर वो खुद गिल्टी है वायलेशन ऑफ द ऑर्डर लॉर्ड हाई कोर्ट। तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन फाइल हो सकती है, और उनके खिलाफ कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उनको 6 महीने की जेल हो सकती है, क्योंकि गवर्नर साहब की कोई एग्जेम्पशन नहीं है किसी चीज़ से, कोई इस्तिस्ना नहीं है, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और वो अगर कार्रवाई होगी तो इससे मैंने आपसे पहले कहा था, पहली दफ़ा जब मैं आया था, कि ये अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। क्योंकि एक दफ़ा आप अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी हो जाते हैं तो फिर आप कभी असेंबली के मेंबर नहीं बन सकते। तो वो तो क्या फ़ायदा उसका करने का, क्या उनको फ़ायदा होगा? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये इसका अगर उन्होंने नहीं किया आज, तो यही होगा। जिस तरह कि आपको मालूम है कि जब नेशनल असेंबली में जब ये स्पीकर का मामला था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो उस वक्त भी जब 12 बजने वाले थे और उस वक्त तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट खुल गई थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन तैयार थी, और उस वक्त इन लोगों ने फौरन हट करके वो कर दिया। तो मेरे ख्याल में अब इनको भी सोचना चाहिए कि ये उनका मौका है, ये कर दें, क्योंकि ये कानून की बात है, आइन की बात है। उनका एज ए गवर्नर उनको क्या है, उनको तो एक स्टैंपिंग पैड है, उनकी कोई अपनी पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, ना कोई इंटरप्रिटेशन की उनकी पावर है। उनको तो वही करना है जो उनको ऑर्डर मिला है, अगर वो नहीं करते तो यकीनन वो इसको उनको निभाना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, कंवर दिलशाद साहब आपकी जानिब आएंगे। हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात से रिलेटेड, तो ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको खुद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तैनात किया जाता है। हमने सुना बहुत तारीफ़ें भी इनकी तरफ से की गई। अब एकदम से अचानक ऐसा क्या बदलाव आया कि उनके ऊपर तनकीद का सिलसिला भी शुरू हो गया, बारहा उनके इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जा रहा है? कहीं इसके पीछे पस मंज़र में फॉरेन फंडिंग केस तो नहीं? इसके पीछे काफ़ी महरक़ात हैं, आपने सही फरमाया। फारूक फंडिंग केस बहुत संजीदा केस है, बहुत सीरियस केस है, और उसमें पूरी पार्टी की सलामती का दारोमदार है कि अगर ये तमाम ममनुआ फंडिंग साबित हो जाती है, जैसे कि सिक्योरिटी कमेटी के पास तो साबित ही हो गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आ चुकी है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुतल्लिका बैंकों के नाम तक, अकाउंट तक भिजवा दिए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, जहाँ ममनुआ फंडिंग आई है। तो अब ये सारे मामला, उनको दबाव भी डाला गया था कि हम इनको मुतनाज़ा बना दें, ताकि जब ये हमारे खिलाफ अगर किसी वजह से खिलाफ फैसला आ जाता है, अदालतों के मामले के खिलाफ भी आ जाते हैं, अगर खिलाफ फैसला आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि हमने तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर आदमी एतमाद कर दिया था, मुतनाज़ा हो गया था। लेकिन अब ये वक्त बदल गया है,
अब ये लफ्ज जो है 2018, 2015, 2014 का इलेक्शन कमीशन नहीं है, अब ये 2021-22 का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। और इसके पास ये है कि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक ईमान की हालत पैदा हुई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर में 2 मेंबर, बड़े जरूरतमंद 2 मेंबर हैं। चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है वो तो है, लेकिन 2 मेंबर जो हैं वो बहुत ही पावरफुल मेंबर हैं और वो भी बार बार देख रहे हैं इस चीज को। अब अगर फारूक फंडी केस भी हुआ, फिर डस्का का इलेक्शन पर भी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया अपने सेक्शन 209 के तहत, जो आर्टिकल 217 है, सेक्शन 217 जो हमारा इलेक्शन एक्ट है, उसके तहत एक्शन लिया, दोबारा इंतखाबात पर आए, उस पर भी हुकूमत नाराज हुई। और जिसमें जो चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को तलब किया गया था कि आपने चीफ इलेक्शन कमीशन कॉल क्यों नहीं अटेंड की, उन्हें वो ऐसी राज की बातें बता दी हैं, वो सारे इनके पास हैं। इलेक्शन के पाकिस्तान के पास आईडी और वीडियो मौजूद हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन के पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अगर केस रेफर किया तो बहुत सबूत हैं, वो सब बता देंगे कि जनाब ये हालात हमारे साथ पेश आए और इन हालात में हमने इलेक्शन करवाए। वो नाराज हो गए। इसके बाद फरन इलेक्शन में हफीज शेख की हमायत में इन्होंने बड़ी तकरीरें की, कौम से खिताब भी फरमाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफर भी भिजवा दिया ऑनरेबल सदर की तरफ से, तो वो सब रिजेक्ट हो गए। तो नाराजगी का लम्हा बढ़ता चला गया। और अब इसके बाद देखा कि फारूक फंडी केस बहुत अहम जगह पर आ गया, अहम मोड़ पे आ गया है और डिबेट आखिरी होने वाली। अनवर मंसूर साहब अगर 2 हफ्ते में अपने तमाम दलाइल मुकम्मल कर लेंगे तो फैसला रिजर्व हो जाएगा, तो फिर फैसला आने वाला है। उस पर भी नाराज हुए। तो सारी नाराजगी आपने सही फरमाया है, सारी नाराजगी जो हमें महसूस कर रहे हैं फारूक फंडी होते रहते हैं, लेकिन इसमें अब इमरान खान हमेशा माफिया मांगते हैं। मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, इमरान खान ही है, तो वो हमेशा माफिया मांगते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बारे में इसी तरह की शान में गुस्ताखी की, जब उनको तलब किया माफीनामा दे दिया। जब उन्हें सरदार रजा साहब थे चीफ इलेक्शन कमीशनर, उनके खिलाफ सख्त उन्होंने रिमार्क दिए, तो उन्होंने नोटिस जारी किया कि तलब किया तो नहीं गए, तो उन्होंने IG इस्लामाबाद को हुक्म जारी किया। तारीख का हिस्सा है कि आप इमरान खान को हथकड़ी लगा के मेरी अदालत में पेश किया जाए। ये अदालत हुक्म जारी किया सरदार रजा साहब ने। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे। और जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं और उनके 3 रोज़ा सरकारी दौरे में वज़राए ख़ारजा और ख़जाना समेत 13 रुकनी वफ़द शामिल है। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सऊदी पर मरवा और वली अहद समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं कि दौरे के दौरान भाईचारे और दोस्ती के रिश्तों को तजदीद का इरादा करना है। इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से तकरीबन $8 अरब की माली इमदाद मिलने का इम्कान है, जिसमें साबिक़ मुआहदे की नरमी, मौखर अदायगियों पर तेल दुगना करने और $2 अरब इजाफी मांगे जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी ये पहला गैर मुल्की दौरा है। उनका ये पहला तजर्बा कैसा रहेगा और इस मुश्किल वक्त में वो सिफारती चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है साबिक सिफारतकार रफ़ीउज़्ज़मान साहब ने। सिफारती तौर पर उनकी हम रहनुमाई से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। रफ़ीउज़्ज़मान साहब, फिर मैं सबसे पहले आप ही की जानिब आऊँगी और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और ये भी तासुर मिल रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कि सिफारती और माशी तौर पर यह दौरा कितना अहम हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी इस प्रोग्राम में। मेरा ख्याल ये है कि ये दौरा इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब से हमारे बहुत गहरे रवाबित हैं और बरसहा बरस हैं, और ये दौरा चूंकि शहबाज शरीफ साहब का पहला दौरा है और हमारे नए वजीर खारजा भी इस वक्त में शामिल हैं, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल दौरा होगा। अच्छा, ठीक है। आपने बात की कि इसमें पहला जो कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा भी हमारे जा रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और उनका ये पहला दौरा है, वज़ारत संभालने का भी उनका ये पहला तजर्बा है। कितना इंसाफ कर पाएंगे वो अपनी इस वज़ारत से, और जो दौरा इस वक्त वो कर रहे हैं इससे वो कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी यकीनन पहली दफ़ा वज़ीर ख़ारजा बने हैं और इस नौजवान वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन उनका एक्सपोजर इंटरनेशनल सीन पे पहले भी रह चुका है। यानी वो कई दफ़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया है, उनकी सरबराहान से मुलाकात भी रही है,
और चूंकि ये एक उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, इनमें वो जीन्स होंगे यकीनन, मैं समझता हूँ अपनी वालदा के और अपने नाना के, जो कि ये जरूर मेरे ख्याल से ये भी उनके लिए फायदेमंद होगा। और जहाँ तक उनके चैलेंजेस का ताल्लुक है, यकीनन ये पहला दौरा है और इससे ये लिटमस टेस्ट होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें अपना किरदार पूरी तरह से अदा करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में ये दौरा हो रहा है, उनके पहले भी बहुत गहरे रवाबित रहे हैं शरीफ खानदान के सऊदी से, तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल दौरा साबित होगा और इस दोनों ममालिक को करीब आने का मौका मिलेगा। और जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि एक्सपेक्टेड है कि हमें वहाँ से यानी जो एड के सिलसिले में हमें बहुत कुछ रियायतें मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुफीद साबित होगा, ये दौरा बहुत ही मुफीद साबित होगा। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए दौरा मुफीद साबित हो। रफ़ीउज़्ज़मान साहब, अगर हम थोड़ा सा सिफारतकारी से मुतालिक बात की जाए, वज़ीर खारजा पॉलिसी से रिलेटेड अगर हम बात करें, क्या खारजा ताल्लुकात जो हमारे इससे पहले रहे हैं सिफारती सतह पर, वो इस तरह के हमने देखे? क्योंकि बैरूनी मुदाखलत के हमेशा से बात तो सामने आती ही रही है। इस वक्त में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर खारजा होना और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का बैरूनी मुदाखलत का बार बार जिक्र करना कितना बड़ा चैलेंज होगा तमाम लिहाज से अपनी खारजा पॉलिसी को एहसन तरीके से आगे लेकर चलना बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए, और क्या वो ये कर पाएंगे? देखिए, चैलेंजेस तो बेशक हैं। हम अभी जिस तरह का स्टील लेटरगेट का इशू हुआ था, और अभी हाल ही में हमारे फॉरेन ऑफिस ने कोई मेरे ख्याल से 2-3 रोज पहले ही जो हमारे स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि इस मामले को मेरे ख्याल से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत बात हो चुकी है और इस पे हमारी आपको पता है कि ISPR ने भी इस पे इशू किया, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने भी इस पे अपना बयान दिया और इस चीज को रद्द किया। देखिए, मुदाखलत यानी कि मैं कहूँ जो मेरा रहा है यानी वज़ारत खारजा से ताल्लुक, और जब हम टेलीग्राम्स वगैरह भेजते हैं तो उसमें आपको कई दफा ऐसी चीजें लिखना पड़ती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो यानी उनको आप एक आप उनको यू मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल वाली बात हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस चीज को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है और इस पे थोड़ी सी रोक लगाने की जरूरत है। और हमें चाहिए कि हम अपने, चूंकि देखिए हमारे मुल्कों से पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें तमाम ममालिक से अपने ताल्लुकात, स्पेशली वो अमेरिका हो, वो वेस्ट हो, EU हो, सऊदी अरेबिया हो, इन सब से हमें बेहतर ताल्लुक इस तरह की चीज यानी इंटरनेशनल फोर्सेस को अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में घसीटना, मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी बात नहीं है। और मेरा ये भी ख्याल है कि क्योंकि ये अगर हम अपने तमाम तर ताल्लुकात को देखते हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी सख्त-मोहरी का शिकार हैं। चीन और रूस के ताल्लुकात हैं वो बार बार ज़ेर बहस आते हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो भी कोई इतने ख़ास नहीं रहे हैं। और अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मद्देनज़र रखें तो उनके जो मोदी सरकार के हवाले से बयानात हैं वो भी काफ़ी सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी जो है वो इमरान हुकूमत से कितनी मुख्तलिफ हो सकती है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जितने हमारे जिन ममालिक का आपने जिक्र किया वो बहुत अहम तरीन ममालिक हैं और इन सब से हमें, जैसा कि मैंने कहा, कि बेहतरी की जरूरत है और ये यकीनन एक चैलेंजेस का पहाड़ आपके सामने खड़ा है। लेकिन बेसिक फॉरेन पॉलिसी मुल्कों की ऐसे तब्दील नहीं हो जाती है। मुझे यकीन है कि अब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थ्रू आउट रही है उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं और कभी कभी आपके ताल्लुकात, ऐसा जैसे अमेरिका से हमारे बराबर ये सिलसिला रहता है कि कभी आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब जब दौरे पर गए थे और उनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई तो बहुत ही सक्सेसफुल दौरा उसको कहा जाता है और हम बहुत खुश वहां से वापस आए थे। फिर बीच में कुछ इस तरह के हालात हुए जिसकी वजह से यानी बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक नीचे चले गए हमारे ताल्लुकात। लेकिन अब नई हुकूमत आई है और मैंने जो बयानात पढ़े हैं रिसेंटली कि वो हर मुल्क से हमें ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है। हमारे इलाका, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हम अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते और हमें हर एक से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जरूरत है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इवन भारत। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार के जिस तरीके से जो यहाँ एक रविश है उस पे मुझे तो नजर नहीं आता है कि कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन देखिए, बातचीत के दरवाजे अपने दुश्मन भी बंद नहीं करने चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। ताहिर खलील साहब, मैं जरूर आपसे भी पूछती कि पंजाब के लिए आप कोई बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं, मुख्तसरन सा।
जी बिल्कुल डेफिनेट। प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए हैं और तो जिस तरह हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने, रफ़ी साहब ने फरमाया है कि खारजा पॉलिसी ऐसे नहीं चलती, और जिस तरह जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, तो ये एक इन्होंने अजीब किस्म का गलत बयानिया बना दिया ताकि इनकी से कोई महंगाई का ना पूछे, 1 करोड़ नौकरियों का ना पूछे, 50 लाख घरों का ना पूछे, आटे का स्कैंडल ना पूछे, चीनी का स्कैंडल ना पूछे। तो इस वजह से, लेकिन मैं आई एम होपफुल और आई ट्रस्ट, मैं जो मेरा ईमान है, और खासतौर पर आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि जो सलमान साहब ने घड़ी बेची वो उन्होंने वापस खरीद ली है। जी हम सभी पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त अच्छा हो। एक्सपर्ट से दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।